साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करूंगा जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल जो है प्राप्त करी ऑनरेबल हाई कोर्ट से। साथियों आप सब जानते हैं बेसिक रूल इज ऑफ बेल नॉट ऑफ जेल, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि इन द मैटर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस द बेसिक रूल इज ऑफ जेल नॉट बेल। तो उन गंभीर परिस्थितियों में एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत बड़ी बात है। तो साथियों उस व्यक्ति ने क्या क्या पॉइंट रखे, मामला क्या था और टेक्निकली क्या पॉइंट अर्ज हुए, ये सब मैं खुल के डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम नाम नोट करेंगे जजमेंट का। जजमेंट है अशोक पिपाड़ा वर्सेस ईडी। ये प्रोनाउंस हुआ है 25/1/2024 को बाय ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इस केस में ट्रायल कोर्ट में जो है बेल एप्लीकेशन लगी थी एंटीसिपेटरी बेल की, बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो बेसिक सेक्शन है वो है सेक्शन 438 ऑफ CRPC। ये एप्लीकेशन जो है फाइल हुई और कंसर्न कॉन्टेंशन था एप्लीकांट का कि मुझे इस झूठे मामले में जो है अरेस्ट किया जाना है, ऐसा मुझे एप्रीहेंशन है। अगर मामला बेलेबल है तो एंटीसिपेटरी बेल लाए नहीं करेगी, अगर मामला नॉन बेलेबल है तो ही ये लाई करेगी, बट दो कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना है। सबसे पहली बात मामला जो है फॉल्स है, दूसरी बात एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है। दोनों ही बातें नहीं है तो यह लाभ आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको अपना स्टैंड बियॉन्ड डाउट क्लियर नहीं करना है। आपको कुछ एक ऐसी स्थितियों को रखना है जिसके आधार पर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को जो है कोर्ट रूल आउट कर सके। साथियों यहाँ पर एक बात मैं आप सबसे निवेदित करना चाहता हूँ कि प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हुई है ECIR के तहत बाय द कंसर्न इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जो एक्शन है वो लिया गया है 3/4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। साथियों यहाँ पर एक बात जो है आपको समझाना चाहता हूँ कि अन्य मामलों में जो बेसिक ऑफेंसेस हैं या शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, ये अक्यूज जो है वो गिरफ्तार हुआ था और अल्टीमेटली इसकी बेल एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हुई और सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये हार गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल को जो है एक्सेप्ट किया था और अल्टीमेटली इसको बेल पे जो है रिलीज़ किया, और उन शेड्यूल ऑफेंसेस के बेसिस पर ECIR जो है दर्ज हुई बाय द कंसर्न इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सेक्शन 45 PML एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन जो है इंस्टीट्यूट हुआ और एलिज्ड वॉलेशन जो है 3/4 में इंडिकेट करते हुए प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड किया गया। साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न स्पेशल कोर्ट है PMLA का, उसने इस मामले में अक्यूज को जो है वो सम्मन किया। अक्यूज ने जो है मूव करा बेल एप्लीकेशन, पर इस बेल एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट किया गया और अल्टीमेटली ये जो है वो हुआ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि उसे रेमेडी जो है वो ग्रांट की जाए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंशन ये था कि मैटर जो है भले ही पेंडिंग है बट द ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी कंक्लूडेड। इसके अलावा उनका तर्क यह था कि मामला जो है पूर्णतः झूठा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी मुझे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की टीम ने बुलाया मैं उपस्थित हुआ, मैंने पूरा का पूरा कॉपरेशन करा, मेरे स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड हुए और मुझे उस समय अरेस्ट नहीं किया गया था। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, कॉपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यहाँ बात समझ नहीं पाते हो साथियों। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस बुलाती है और आप भागते हो, इवेट करते हो, कभी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना है, जिसका दो प्रोसेस हैं। या तो आप जरिए डाक अपनी बात को लिखकर भेजते रहो, और आप चाहते क्या हो, आपकी प्रेयर क्या है, ये भी स्पष्ट आप कर दो। दूसरी बात ये है कि आप व्हाट्सएप या जरिए ईमेल या जरिए एडवोकेट भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो टू द डिपार्टमेंट। कुल मिला के अगर आप भागते हो, उनके संपर्क में नहीं हो, तो इनकी जो केस डायरी होती है उसमें नोट लगा लेते हैं कि मुलजिम भाग रहा है, इवेड हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोसीडिंग्स को। तो ये सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC और सेक्शन 41 CRPC की जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको अफेक्ट कर रहा है। और अगर मामले में सज़ा 7 साल तक की भी है तो वहाँ पर 41A CRPC का लाभ कैसे दें, इसे क्वेश्चन मार्क करते हुए डायरी में नोट लगाते हुए आपकी अरेस्ट की तरफ जो है अथॉरिटी आगे बढ़ जाती है। तो आप अपने ही हाथों से अपना बुरा कर देते हो, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। साथियों का कहना यह है कि जो शेड्यूल ऑफेंस है उसमें हम बेल आउट हो चुके हैं। इस मामले में हमने पूरा कॉपरेट किया है, चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है, कोर्ट ने जो है जमानती वारंट इशू किए हैं, कोर्ट ने जो है बेल देने से मना कर दिया है, और इनका ये भी कहना है कि ये फिट केस है बेल देने का। इन्होंने रिलाई किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन महदूम बावा वर्सेस CBI, जो कि रिपोर्ट हुआ है 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 299।
यहाँ पर स्टेट ने जो है बेल एप्लीकेशन को अपोज किया, और स्टेट जो है बेल का अपोज करती है इन द लाइट ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द PML एक्ट। इनका कहना है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और बेल तभी मिलेगी जब ट्विन्स कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हो कि ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और अगर बेल दे भी दी गई तो भविष्य में जो है ऐसा ऑफेंस आप कमिट नहीं करोगे। इसके अलावा स्टेट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट YS जगमोहन रेड्डी बनाम CBI, जिसका साइटेशन है 2013 वॉल्यूम 7 SCC पेज 439 एंड विजय मंडल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका साइटेशन है SLP क्रिमिनल नंबर 4634/2014, जो कि डिसाइड हुआ बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑन 27 जुलाई 2022। और इनका ये तर्क है कि जब तक शेड्यूल ऑफेंस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और भले ही शेड्यूल ऑफेंस में बेल मिल भी गई है, बट इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ED के मामले में भी इनको ईजिली जो है बेल दे दी जाए। साथियों, यहाँ पर रोल क्या है एप्लीकांट का, वो कोर्ट ने देखा। कोई व्यक्ति है दीपक जैन करके, उसने कोई सोसाइटी है, उसका जो फंड्स था करीबन 5 करोड़ का, वो अपने पर्सनल अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र लिया, उससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी और प्रॉपर्टीज़ जो है इस पिटिशनर को ट्रांसफ़र कर दी। ये ऐसा इसलिए करा उसने कि जब भी कार्रवाई होगी ED की तो ये प्रॉपर्टी इजीली अटैच ना हो सके, और अटैचमेंट को और सीजर को अवॉइड कर सके, जिस कारण उसका टाइटल चेंज करके उसने एक नया बॉडी जो है, एक नया ऑथर जो है क्रिएट कर लिया, ताकि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको कंसील करने में और उसको इवेट कराने में फ्रॉम द क्लिंचेस ऑफ अथॉरिटी उसको हेल्पफुल रहे। साथियों, यहाँ पर रेस्पोंडेंट ने P चिदम्बरम बनाम ED जो महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 9 SCC पेज नंबर 24, इस पर जो है रिलाई किया, जिसमें यह स्पष्ट है कि द पावर अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, द सेम हैज़ टू बी एक्सरसाइज स्प्रेंगली, द प्रिविलेज इज टू बी गिवन ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। साथियों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी गई है, A balance is to be established between two rights, the safeguards of personal liberty of the individual and social interest। तो कुल मिला के ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के हैं उसमें बेल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट को साइट किया, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ UP वर्सेस अमरामणि त्रिपाठी। ये जजमेंट है 2005 वॉल्यूम नंबर 8 SCC पेज 21, जिसमें कुछ कंडीशंस को देखा गया है वाइल कॉन्सिडरिंग द बेल एप्लीकेशन। सबसे पहली बात, प्रीमिया फेशियाई केस। नंबर 2, रीजन टू बिलीव दैट व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द अक्यूज। नंबर 3, उसका नेचर क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसमें सीवियरिटी क्या है, पनिशमेंट क्या है, डेंजर क्या है अक्यूज के एब्सकॉन्ड होने का, उसका स्पेसिफिक रोल क्या है, उसका प्रीवियस कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग क्या है, लाइकलीहुड क्या है टू कमिट द सेम ऑफेंस, पॉसिबिलिटी टू फ्ली अवे, और क्या पॉसिबिलिटी टू टेम्परे विद द एविडेंस। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है कोर्ट को तो वहाँ पर बेल को जो है कंसिडर करना चाहिए। और इसके अलावा गुरुचरण सिंह बनाम स्टेट, जो कि एक बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 1978 SCC क्रिमिनल पेज नंबर 41, उसमें भी यही गाइडलाइंस को जो है सस्टेन किया गया है वाइल कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2022 SCC ऑनलाइन SC पेज 1529 पर ये पब्लिश हुआ है। ये जजमेंट है 21 अक्टूबर 2022 का, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है इन द एंटिसिपेटरी बेल मैटर्स द वन कॉमन आर्गूमेंट बीइंग एडवांस्ड बाय द रेस्पोंडेंट ऑलवेज दैट नो कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर एंटिसिपेटरी बेल मे बी ग्रांटेड। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट्स ऊपर दिए गए, उसके अलावा कस्टोडियल इंट्रोगेशन में रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी देखना चाहिए। बट इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मियरली उन्होंने कह दिया कि हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, उसके आधार पर आप जो है बेल को खारिज कर दें। हर केस के अपने अपने मेरिट्स हैं, हर ऑफेंस की अपनी अपनी ग्रेविटी है, केस का ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। यद्यपि ये बात भी सही है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस इज अफेक्टिंग द सिनेरियोज ऑफ आवर कंट्री, बट इट डजंट मीन दैट ऑन ग्राउंड ऑफ सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंसेस द बेल एप्लीकेशंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो साथियों, यहाँ पर जो एप्लीकांट है उस पर यह आरोप है कि ये प्लॉट जो है लिए गए, ये एक बेनामी ट्रांजैक्शन है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये कंसेंट व्यक्ति है उसमें किसी भी रूप में इस व्यक्ति की कस्टडी को जो है डिमांड नहीं किया गया, और ना ही कस्टोडियल इंटरोगेशन को जो है डिमांड किया गया। चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है, केवल ट्रायल फेस करनी है, शेड्यूल ऑफेंस में बेल आउट है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इसकी एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी को स्वीकार करते हुए इसको जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अब साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 3 बातें। सबसे पहली बात कि एंटिसिपेटरी बेल जो है बार नहीं है इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। दूसरी बात, सेक्शन 45 PML एक्ट की 12 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है,
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर जब इन्वेस्टिगेशन है तो आप इविट नहीं करें, आप कॉपरेट करें। पर कॉपरेट का मतलब ये नहीं कि आप जाकर उनके सामने खड़े हो जाएं और वो आपको गिरफ्तार कर लें। कॉपरेशन मीन्स आप अपनी बातों को कन्वे कर दें कि व्हाट आर द रियल सीन्स, और उनसे मांग करें प्रोटेक्शन की। और अगर पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है तो वहाँ पर 41A CRPC का भी बेनिफिट लेने के लिए आप अधिकारी हैं, इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा। और इसके साथ साथ आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर शेड्यूल ऑफेंस में बेल आउट है तो आपको अलग से जो है ईडी के ऑफिस में बेल लेनी पड़ेगी। बट अगर उस पूरे मामले में गिरफ्तार आपको नहीं किया गया है, चार्जशीटेड हैं और कोर्ट ने सम्मन किया है, तो वहां पर यू आर इंटाइटल्ड टू गेट द बेल रेमेडी ऑन द प्रॉक्सिमेट बेसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है टू इन्फोर्स एंड टू सिक्योर आवर राइट्स कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो हर अपराध नहीं है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो जांच कर रहे हैं वो सही जांच कर रहे हैं। सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, आपकी चतुराई पर है और आपके आर्गूमेंट्स पे कि किस तरह से आप आर्ग्यू करते हैं, किस तरह से अपने बेस ड्राफ्टिंग को आप सपोर्ट करते हैं बाय द सब्सटेंस। सफलता इस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट से नहीं मिली, पर सफल हाईकोर्ट से हुआ। अगर सफलता हाईकोर्ट से भी नहीं मिलती तो डेफिनेटली ये बंदा सुप्रीम कोर्ट जरूर जाता। तो छोटी सी बात ये है कि ये लोग जो लड़ रहे हैं, जो डिफेंस के प्रिंसिपल्स को जो है रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, ये लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हें बचना है, ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट जो है सेटल कर दे कोर्ट, ताकि उसका फ़ायदा लेते हुए जो डिफेंस के दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी जो है इसको फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, किसी का बलिदान हमारे काम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा जब भी आप बेल की ड्राफ्टिंग करें कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद सोनी अरेना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।